नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। हिट की जंग एमएस के संग टेस्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस टेस्ट सीरीज में हम बात करने वाले 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं, जो इंडिया लेवल पर जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती है और स्टेट लेवल पर जितनी भर्ती परीक्षाएं होती हैं उनसे लिए गए हैं। जिसमें बात करें तो आर टेट है, सी टेट है, यूपी टेट है, एस टेट है, यू टेट है, इसके अलावा हरियाणा टेट है, पंजाब टेट है, छत्तीसगढ़ टेट है, बिहार टेट है, इसके अलावा केवीएस, डीएसएसबी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, मतलब जितनी भी परीक्षाएं होती है उनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वही लिए गए हैं और जो डाउटफुल प्रश्न है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये 5वीं क्लास है। आपने अगर पिछले 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले 4 वीडियो जरूर देखें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और एक बात आपको बता दूँ कि इस क्लास की आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं टारगेट विद एमएस पर, जहां आपको एमसीक्यू सहित पीडीएफ मिलेगी। टारगेट विद एमएस चैनल लगाना और यहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, मस्तिष्क उद्वेलन ब्रेन स्टॉर्मिंग तकनीकी का प्रतिपादन किसने किया? जो मस्तिष्क उद्वेलन विधि है ब्रेन स्टॉर्मिंग, इसका दूसरा नाम है जो मस्तिष्क उद्वेलन, पहला प्रश्न है मस्तिष्क उद्वेलन जो तकनीक है उसका प्रतिपादन किसने किया? बाकर मेहंदी ने, ओसबोर्न ने, गिलफोर्ड ने, टोरेंस ने। तो जो मस्तिष्क उद्वेलन है जिसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, जिसका दूसरा नाम विचारावेश भी है, मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रतिपादन करने का कार्य, प्रतिपादन करने का श्रेय ओसबोर्न को जाता है। तो किसने किया? तो ओसबोर्न ने किया था। तो इसका सही आंसर हो गया बी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किया? जे ब्रूनर, रिस्क ने, किलपैट्रिक ने, रोज ग्लेजर ने। तो इसका सही आंसर है WH किलपैट्रिक। विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किया था, जो जॉन ड्यूई की प्रयोजनवादी विचारधारा पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि वह शरारती है, वह अधिक जिज्ञासु है, वह असामान्य है, वह प्रतिभाशाली है। तो अगर कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है बच्चा तो इसका मतलब वह बच्चा जिज्ञासु है। तो इसका सही आंसर क्या है? जिज्ञासु। आपको एक बात बता दूं कि जितने भी प्रश्न हैं उनके आपको जो भी जवाब दे रहा हूँ ऑथेंटिक बोर्ड ने जो मानी है वही आंसर दे रहा हूँ आपको। और कुछ प्रश्न अगर डाउटफुल है तो उन्होंने बोर्ड ने क्यों माने इसके बारे में भी हम बात करेंगे। समय की उत्पत्ति खालिस्तान से होती है, शारीरिक विकास से, मूल प्रवृत्तियों से, संपर्कों के निर्माण से, आदर्श से। तो जो समय की उत्पत्ति है, जैसा कि मैकडूगल ने बताया था कि समय की उत्पत्ति है वो मूल प्रवृत्तियों से होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी, मूल प्रवृत्तियों से। 14 मूल प्रवृत्तियाँ और 14 समय बताए गए थे और मूल प्रवृत्तियाँ समय को जन्म देती है, ऐसा मैकडूगल ने बताया था। हम पढ़ते हैं तो मूल प्रवृत्तियों से समय की उत्पत्ति होती है। यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? आवश्यकता, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। तो आपको पता होगा अभिप्रेरणा चक्र की बात करें तो पहला आती है आवश्यकता, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद प्रबल प्रेरणा आएगी, उसके बाद उत्तेजना आएगा, उसके बाद लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, फिर उपलब्धि, फिर उत्तेजना में कमी। पहले व्यक्ति को आवश्यकता होगी और आवश्यकता होगी तो उसमें प्रबल प्रेरणा आएगी और प्रेरणा आएगी तो उत्तेजित होगा और उत्तेजित होगा तो लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार करेगा और लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार करेगा तो उसे कुछ ना कुछ प्रोत्साहन मिलेगा या उपलब्धि मिलेगी, इसके कारण उसकी उत्तेजना में कमी आ जाएगी। तो इसका सही आंसर है वो है डी। सही आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो अभिप्रेरणा का जो प्रत्याशा सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया? विक्टर ब्रूम, मेस्लो, हर्नबर्ग, स्किनर। तो इसका सही आंसर है विक्टर ब्रूम। विक्टर ब्रूम ने अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सृजनशील विशेषताएं हैं फोटोग्राफिक स्मृति की, भिन्न सोच की, अंतर्मुखी की, तीव्र अधिगम की। जो सृजनशील विशेषताएं हैं उनकी, जो सृजनशील व्यक्तियों की जो विशेषताएं होती है वो कौन सा ऑप्शन है ऐसा बताना आपको। जो सृजनशील व्यक्ति की विशेषता है फोटोग्राफिक स्मृति, अंतर्मुखी, तीव्र अधिगम और भिन्न सोच। तो इसका सही आंसर है भिन्न सोच। जो भिन्न सोच होती है वो सृजनशील व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर्गत आती है। तो इसका सही आंसर हो गया बी। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों का ग्रहण करने की योग्यता होती है।
खालिस्तान बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। पिछड़े बालकों में, प्रतिभाशाली बालकों में, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको भी बताया यह प्रश्न तो कि प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनमें अमूर्तमान प्रत्ययों मतलब अमूर्त तथ्यों को या अमूर्त संप्रदायों को समझने की, ग्रहण करने की योग्यता होती है। ना तो पिछड़े बालकों में होती और ना ही मानसिक रूप से पिछड़े बालकों में होती। नेक्स्ट प्रश्न है, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन को सीमित कर देता है, सकल आकलन को बढ़ावा देता है, समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। पूछा क्या है, केवल कागज पेंसिल जांच मतलब केवल कागज पेंसिल मतलब लिखित पेपर हो रहा है, केवल कागज पेंसिल वाला पेपर है। तो ये सकल आकलन को बढ़ावा देगा, समग्र मूल्यांकन को सुविधा देगा, निरंतर मूल्यांकन सुविधा प्रदान करेगा या आकलन सीमित कर देगा। तो केवल कागज पेंसिल मूल्यांकन किया जा रहा है, इसका मतलब ये आकलन को क्या करेगा, सीमित कर देगा। इसका मतलब ये हो गया केवल कागज पेंसिल मूल्यांकन किया जा रहा है, तो इसका मतलब जांच की जा रही है, तो आकलन को ये सीमित कर दे रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, सीखने के, रुचियों के, चरित्र के, इन सभी के। तो इसका सही आंसर है इन सभी के, कि बालक व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र में सीखने संबंधी व्यक्ति भिन्नता हो सकती है, रुचि संबंधी भिन्नता हो सकती है, चरित्र संबंधी हो सकती है, और ये सभी व्यक्तिगत भिन्नताएं हो सकती है। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है भीड़ से, अलगाव से, संपर्क से, दृश्य सर्वे सामग्री से। तो इसका सही आंसर क्या है बताइए। भीड़ से होता है कि सामाजिक अधिगम, सामाजिक अधिगम मतलब हो गया एक दूसरे व्यक्ति से मिलजुल कर सीखते हैं, तो ये हमेशा संपर्क से होता है। किससे होता है, संपर्क से, ना तो अलगाव से होता है और ना ही भीड़ से होता है। भीड़ से नहीं होगा, किसी व्यक्ति के संपर्क से क्या होगा, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसको विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है। किसको विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है, यह प्रश्न बताना है। तो जो समाजीकरण की अवस्था होती है वो आती है बाल्यावस्था, और विद्यालय में समाजीकरण बाल्यावस्था में ही आता है। तो इसका सही आंसर हो गया बी, हरियाणा टेट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है सांस्कृतिक मूल्य, येन केन प्रकार धनार्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य। तो जो मूल्यों का जो वर्गीकरण है उसमें कौन सा शामिल नहीं है, तो येन केन प्रकार धनार्जन का मूल्य है, ये मूल्यों के अंतर्गत नहीं आता। कि मतलब येन केन प्रकार का मतलब जिस प्रकार से भी हो धन अर्जन करना, धन को बढ़ाना, ये मूल्यों का वर्गीकरण नहीं है। मूल्यों में सांस्कृतिक मूल्य आ सकते हैं, नैतिक मूल्य आ सकते हैं, आध्यात्मिक मूल्य से आ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, खेल कूद के जरिए बच्चों से किस प्रकार का विकास संभव है। परस्पर सम्मान की भावना का, सहयोग सामंजस्य की भावना का, सामाजिक गुणों का, उपयुक्त सभी का। तो परस्पर खेल की भावना का या खेल कूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार की भावना का विकास होता है, तो इसमें सभी भावनाओं का विकास होता है। तो इसका सही आंसर हो गया डी, उसमें सामाजिक गुण भी आएंगे, सहयोग एवं सामंजस्य के गुण भी आएंगे, परस्पर सम्मान की भावना भी आएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है। लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम कौन से हैं, XP, CX, XX और XY। तो जो लड़का पैदा होने के लिए जो उपयोगी उत्तरदायी गुणसूत्र है वो होते हैं XY, जबकि लड़की के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र होते हैं ये XX। किसके लिए होते हैं, लड़की के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्नलिखित में से कौन सा है। मतलब गलत कथन आपको छांटना है। यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जो वंशक्रम है उसके बारे में बताना है। तो वंशक्रम जो शारीरिक संगठन है, जो हमारे शारीरिक संगठन है उसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो एकदम सही बात है, शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। वंशक्रम से ही शारीरिक संगठन निर्भर करता है अधिकांशतः। वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारण करता है। यह बालक का लिंग निर्धारण पूर्णतः वंशानुक्रम पर निर्भर करता है। जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है, यह भी सही बात है कि वंशक्रम ही है जो जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है। लेकिन इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद नापसंद, मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती है। ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि इसमें केवल वंशानुक्रम नहीं होता, इसमें वातावरण की भूमिका अधिकांशतः होती है। तो इसका सही आंसर हो गया डी, क्योंकि इसमें वातावरण, रुचि है, अभिरुचि है, पसंद है, नापसंद है, इसमें वातावरणीय कारक ज़्यादा निर्भर करते हैं वंशानुक्रम के अनुसार। वंशानुक्रम के अतिरिक्त वंशानुक्रम निर्भर करता है इसमें रुचि में वगैरह में, लेकिन वातावरण के कारक ज़्यादा प्रभावित करते हैं इसको। तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। अब बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सर्जन करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों का कष्ट होता है। तो ये तो गलत हो गया।
विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता, यह भी गलत हो गया। बच्चे यथावत वही सीखते जो उन्हें पढ़ाया जाता, यह भी गलत हो गया। तो इसका सही आंसर क्या है? बच्चे अपने ज्ञान का सर्जन करते हैं। जो एनसीएफ 2005 है या जो निर्मितवाद है, रचनावाद है, संरचनावाद है, वो यही मानते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सर्जन करते हैं, जिसमें जीन पियाजे, वाइगोट्स्की और ब्रुनर का नाम प्रसिद्ध है। बाल विकास निम्न में से संबंधित है। बाल विकास किससे संबंधित है? केवल मात्रात्मक परिवर्तन से, केवल गुणात्मक परिवर्तन से। गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन के अनुरूप होते हैं। गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिणामों से या परिवर्तनों से स्वतंत्र होते हैं। इसका आंसर आपको देना है कि जो बाल विकास है वो इसमें संबंधित है, मतलब केवल मात्रात्मक परिवर्तन संबंधित है, गलत बात हो गया। केवल ना तो मात्रात्मक परिवर्तन बाल विकास में, ना केवल गुणात्मक परिवर्तन है। लेकिन गुणात्मक परिवर्तन देखो, दो ऑप्शन है, गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन के अनुरूप होते हैं या गुणात्मक परिवर्तन है वो मात्रात्मक परिवर्तनों से स्वतंत्र होते हैं। इनमें से आपको बताना है। तो कभी भी गुणात्मक परिवर्तन है वो मात्रात्मक परिवर्तनों से स्वतंत्र नहीं होंगे, ये हमेशा अनुरूप होंगे। अगर मात्रात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इंटररिलेटेड होते हैं, यह बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं? उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर, उन्हें कतिपय सामुदायिक सेवा कार्यों में आवंटित करके, उन्हें भारतीय संविधान से परिचित कराकर, उन्हें अच्छी नागरिकता का भाषण देकर। देखो, भाषण से हम किसी में अच्छे नागरिक के गुण विकसित नहीं कर सकते, और ना ही उसको कुछ पढ़ाई मतलब भारतीय संविधान से परिचय करवा दिया तो उसमें नागरिकता गुण आएंगे, ये भी नहीं है। अब बचते हैं दो ऑप्शन, राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर भी हम अच्छे नागरिक गुण विकसित कर सकते हैं, और सामुदायिक सेवा कार्यों में। अब इसमें से बेस्ट ऑप्शन है सामुदायिक सेवा कार्यों में लगाओ, बालकों को खुद को आवंटित करो सामुदायिक सेवा कार्य, जिससे उनमें अच्छे नागरिकता के गुण आएंगे। तो इसका सही आंसर हो गया बी, हरियाणा डेट में पूछा गया और 20 का आंसर माना गया। नेक्स्ट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न आज का, कि बालक के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों के निम्न में क्या शामिल है? अनुक्रम, दर, रूप। देखो, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ जो होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उनमें क्या शामिल है? अनुकरण भी शामिल है, दर भी शामिल है, रूप भी शामिल है। इसका मतलब सही आंसर क्या हो गया? ये सभी। इसका सही डी हो गया। ये थे अपने 20 प्रश्न। आपके इसमें से 20 प्रश्नों में से आपके कितने सही हो रहे हैं ये आप ज़रूर कमेंट करना, और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि हम ये वीडियो या ये क्लास कंटिन्यू रख सकें। चलिए, धन्यवाद। और आपको अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेट विद MS।